कि भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की सरकार प्रदेश के अंदर वो करके दिखा रही थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। हम बोलेंगे तो मार्केटिंग होगी, हम बोलेंगे तो राजनीति होगी, हम बोलेंगे तो कहेंगे अपना प्रचार कर रहे हैं। और वो हम बोलेंगे तो कह रहे हैं आप आइए। अरे विपक्षियों को बोल रहे हैं आप आइए, जिनकी सरकारें रही हैं वो आए। भ्रष्टाचार को छोड़ करके एक भी जगह ऐसी बता दें कि हमारी सरकार आपसे ज्यादा बेहतर थी। ये मुख्यमंत्री जी का विजन था कि मैं भटकल को वही स्वरूप दूंगा जो भटकल का पहले स्वरूप था। तो सम्मान के रूप में अगर मुआवजे की शुरुआत करी थी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी कि किसानों के साथ भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करेंगे, जो निर्धारित होगा, जो पार्टी देगी उसे सहजता के साथ स्वीकार किया जाएगा। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम बात करेंगे प्रदेश में भाजपा जसपा सरकार को लेकर और आज हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली। किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और हाल ही में इन्होंने हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री का मीडिया एडवाइजर बनाया गया, हरियाणा भवन में बैठते हैं। आपका स्वागत है जेटली साहब मेट्रो प्लस के अंदर। हरियाणा में पिछले काफी समय से, क्या पूरे देश में जो बाढ़ का सीजन चल रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, बाढ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? बाढ़ के लिए किसान सरकार की क्या पॉलिसी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़ के लिए सरकार की पॉलिसी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जी। और न केवल किसानों का बल्कि किसानों के साथ पशुओं का भी ख्याल उसमें रखा गया है। पशुओं के लिए भी जो हमने मुआवजा है वो निर्धारित किया है। जिनकी जान गई है उनके लिए मुआवजा निर्धारित किया है। एक भी किसान जो धान की बुआई करने के लिए जी। तैयारी कर रहा था, उसको जो नुकसान हुआ है, एक भी किसान ऐसा नहीं जिसको छोड़ा जा रहा है। हर किसी किसान को मुआवजे के अंतर्गत दिया गया है और बहुत संजीदगी के साथ। देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमेशा ही जब सत्ता में आए थे, आपको याद होगा 2014 के बाद भी हरियाणा ने एक बार इसी तरीके का माहौल देखा था और उस वक्त पे हमारी विपक्षी पार्टियां कहा करती थी कि मुआवजा कितना देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद हमें वो घेर पाएंगे इस बात पे कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए के चेक मुआवजे के रूप में किसानों को दिए। जो भद्दा मजाक किया, उन्हें लगा था कि शायद ऐसी परंपरा आगे भी कायम रहेगी और हम जिस तरीके की गलतियां हम करते आ रहे थे या जिस तरीके की परंपराएं हमने स्थापित करी थी, वैसी परंपरा आगे भी चलेगी। लेकिन इस प्रदेश के अंदर 12-12 हजार रुपया का मुआवजा पर एकड़ देना, निर्धारित करना, किसानों को ये बोलना कि किसानों के साथ भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। वो सम्मान के रूप में अगर मुआवजे की शुरुआत करी थी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी थी। तो सीएम मनोहर लाल जी ने जो कार्य करके दिखाए, उसके बाद आप देखिए विपक्ष लगभग चित ही होता चला गया। वो कभी उठ नहीं पाया। कम से कम वो आंकड़ों के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर हमारी सरकार के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाया। आज भी हम कई बार चुनौती देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अगर बेहतर मुझसे आपने कभी करके दिखाया है तो आइए बताइए ना। लेकिन आप देखिए 9 साल का रिकॉर्ड उठाइए। नवीन जी, 9 साल का रिकॉर्ड मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। जी। 9 साल के रिकॉर्ड के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता आकर के बोले, मैं चुनौती स्वीकार करके आपको बताता हूं कि हमने आपसे बेहतर क्या करके दिखाया है। वो किसी भी क्षेत्र में ले ले, वो इलेक्ट्रिसिटी में ले ले, वो सड़कों में ले ले, वो पेयजल में ले ले, वो कृषि में ले ले। अरे कोई तो ऐसी जगह होगी जहां आप कह सकते हैं, भ्रष्टाचार को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार को छोड़ करके एक भी जगह ऐसी बता दें कि हमारी सरकार आपसे ज्यादा बेहतर थी। हम चुनौती उनको बार बार देते हैं। अरे हम तो कहते हैं इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, कभी बाहर निकल के आंकड़े रखेंगे तो प्रदेश की जनता को ज्यादा बेहतर पता चलेगा, क्योंकि उनके मुंह से निकली हुई बात मुझे लगता है ज्यादा सच होगी और वो कितना झूठ बोल लेंगे। ज्यादा झूठ बोलने की गुंजाइश उनके पास नहीं होगी। अपने आंकड़ों को, अपने किए हुए कार्यों को थोड़ा बढ़ा भी देंगे, 20, 25, 30, 40, 50% भी बढ़ाकर बताएंगे तो भी वो हमसे लगभग 80% नीचे रहने वाले हैं। तो आप ये सोचिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बहुत सौम्य तरीके से, शालीन तरीके से काम करते हैं। ज्यादा शोर शराबे की आदत उनको नहीं है और आपने देखा होगा मार्केटिंग करने की भी उनको आदत नहीं है, प्रचार की भी आदत उनके पास नहीं है। वो कहते हैं मैं ईमानदारी से काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। भविष्य के अंदर जो चुनौतियां इस प्रदेश के युवाओं ने देखी थी, इस प्रदेश की जनता ने, इन प्रदेश की महिलाओं ने देखी थी, वो भविष्य के अंदर चुनौतियां पैदा ना हो, इसके लिए मैं दूरदर्शिता के साथ काम कर रहा हूं और मैं आगे आने वाले वक्त में
इस प्रदेश को पूरी तरह से बदल के दिखाने वाला हूं, और इस प्रदेश को हमने पूरी तरह से बदला भी है। बची कुची जो कसर है हम उसको भी कर रहे हैं। कई बार परिणाम थोड़े लेट आते हैं, जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो ये हमने करके दिखाया है। और हम तो बार बार कहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से, आइए ना खुलकर, आज भी चुनौती, कल भी चुनौती, हमेशा चुनौती। आपको याद होगा इस प्रदेश के अंदर नवीन जी, अगर आप जर्नलिज्म को छोड़ करके एक नागरिक बन करके बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान दें और अपनी मेमोरी को थोड़ा सा टटोल के देखें, तो ये वही प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर रात को हर व्यक्ति घर के बाहर केवल इसलिए घूमता था क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं आती थी। याद कीजिए, और प्रदेश की जनता, देश की जनता और हमारे फरीदाबाद की जनता सिर्फ याद करेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, किस तरीके का बुनियादी सुविधाएं जनता को दी गई हैं। हम तो कहते हैं हमें अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनता को याद करवाने की जरूरत है कि कैसी परिस्थितियां थी यहाँ पर। अगर हम बात करें जैसे यमुना का पानी फरीदाबाद की जो नहर पार के गांवों में आया, अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई हैं, तलैटी में लोगों ने अनऑथराइज कॉलोनियां काट दी, लोगों को लूटने का काम कर रहा है। अब सरकार उस मामले में क्या, क्योंकि आप भी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद ये आपकी कर्मस्थली जन्मस्थली रही है, तो ऐसे में जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से अनऑथराइज कॉलोनी काटने वाले के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, आपको शायद याद होगा नवीन जी, आप तो बहुत बेहतर तरीके से सरकार प्रशासन के साथ समन्वय बना करके अपनी पत्रकारिता करते हैं, जी। और आपने देखा भी होगा ये इनिशिएटिव भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया कि अब अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी किसी भी तरीके के गैर कानूनी गतिविधि के लिए। हाँ, एक चुनौती, जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए भी हमें विभिन्न तरीके के डिजिटल माध्यम को लेकर के आए, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया, और वो जो अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं, अगर उसमें कहीं छोटे मोटे पेज हैं, हमारे संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि किसी को ये जनता और मुख्यमंत्री जी इनके बीच का जो सोच है, जनता चाहती क्या है और सीएम देना क्या चाहते हैं, इसके बीच में अगर किसी भी तरीके की बाधा या दीवार या अड़चन, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो राजनीतिक अमला हो, चाहे वो किसी और तरीके का हो, उनको बीच में आने नहीं दिया जाएगा। और आने ना देने के पीछे अगर हम ये सोचें तो हम डंडा लेकर के तो नहीं खड़े हो सकते। केवल तकनीक हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जो जनता से कनेक्ट करवाएगी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और करवा रही है। और ये जब कनेक्शन हमारा आपस में बन गया, अब सोचिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास क्या विकल्प रह जाएगा, केवल शोर मचाने के। आज भी तीसरी बार बोल रहा हूँ इस बात को, चुनौती है, चुनौती स्वीकार करें, बताएं, एक क्षेत्र निकालें भ्रष्टाचार को छोड़कर, उस क्षेत्र के अंदर बता करके दिखाएं कि हमने आपसे बेहतर कभी कुछ करके आपका दिखाया। कहना चाह रहा है कि जो चुनौतियों का सामना लगातार सरकार कर रही है और भ्रष्टाचार को छोड़कर हर क्षेत्र में बीजेपी सरकार नंबर 1 चल रही है। हम नहीं करें, हम कहेंगे तो मार्केटिंग होगी। जी। मैंने फिर बोलता हूँ नवीन जी, मैंने क्या बोला आपको, हम बोलेंगे तो मार्केटिंग होगी, हम बोलेंगे तो राजनीति होगी, हम बोलेंगे तो कहेंगे अपना प्रचार कर रहे और वो हैं। हम बोलेंगे तो कह रहे हैं आप आइए, अरे विपक्षियों को बोल रहे हैं आप आइए, जिनकी सरकारें रही हैं वो आए, और वो आके बोले हम आपसे बेहतर थे। आए किसी भी मंच पर, बोले हम आपसे बेहतर थे, और इसलिए बेहतर थे क्योंकि हमने आपसे ज्यादा सड़कें बनाई, इसलिए बेहतर थे क्योंकि हमने आपसे ज्यादा बिजली दी, इसलिए बेहतर थे क्योंकि हमने आपसे ज्यादा नल कनेक्शन दिए, या इसलिए बेहतर थे कि आपसे ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। अरे आके बताएं तो सही, कुछ तो बताएंगे। हमारा प्रचार तो वही करके चले जाएंगे, जब वो अपने आंकड़े रखेंगे उसी से सुनिश्चित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहाँ खड़े होते हैं, और ये लोग कहाँ खड़े होते हैं, वो कभी नहीं बोलते। 9 साल का रिकॉर्ड उठाइए अपनी पत्रकारिता का। मैं तो कहता हूँ सभी न्यूज़पेपर, सभी न्यूज चैनल, किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देखिए, बताइए किसी ने आज तक ये स्टेटमेंट दियो 9 साल के अंदर कि हमने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर करके दिखाया। एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी, और ये अपने आप में दर्शा देता है कि भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की सरकार प्रदेश के अंदर वो करके दिखा रही थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। बात चल रही है हरियाणा की राजनीति के साथ फरीदाबाद को लेकर। फरीदाबाद में अगर हम बात करें तो भाजपा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भड़कल झील का, भड़कल झील के लिए क्या अभियान चला कि सितंबर तक वो तैयार हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी का जैसे कि बर्थडे यहाँ मनाया जाएगा? देखिए, मैं आपको भटकल झील के ऊपर बता सकता हूँ। एक ऐसी मीटिंग थी, सौभाग्य से मुझे भी उसमें बैठने का मौका मिल गया जी। और उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को देखा
कि उन्होंने अधिकारियों से अपनी इस विजन को लेकर के कि मुझे भटकल को दोबारा से बढ़ना है, ये मनोहर लाल जी का विजन था, ये मुख्यमंत्री जी का विजन था कि मैं भटकल को वही स्वरूप दूंगा जो भटकल का पहले स्वरूप था। और मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा कि जब अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि इसका टाइम फ्रेम इतना रहने वाला है इसको बनाने का, जब वो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें कैसे एसटीपी लगेगा, कैसे पाइपलाइन जाएगी, कैसे भटकल के अंदर वो पानी पहुंचेगा, कैसे इसको रिवाइव करवाना है, कैसे मैरिन ड्राइव बनेगा, और वो पानी कैसे अगर हम दे भी देते हैं तो वो जमीन द्वारा सोख ना लिया जाए, उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा, ये पूरी प्रेजेंटेशन दी गई। और मुख्यमंत्री जी ने कैटेगरिकली बोला ये आपका निर्धारित किया हुआ टाइम नहीं चलेगा, मेरा निर्धारित किया हुआ टाइम चलेगा। लेकिन कुछ आपदाएं बीच में ऐसी आई, कोविड की आई, कोविड के बीच में आपने देखा सारे देश के प्रोजेक्ट रुक गए थे, कोई काम नहीं हो पाया, उस वजहों से कुछ डिले हुआ था। तो मनोहर लाल जी का जो विजन है भटकल को लेकर के, वो विजन बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। और मुझे लगता है शायद क्योंकि आपके पास मतलब ज्यादा बेहतर आपको जानकारी उम्मीद है कि सितंबर में मैरिन ड्राइव वाली जो प्रोजेक्ट है वो लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से ये कार्य होना चाहिए था, आज तो आप भटकल में नाव के अंदर बैठे हुए होते अगर ये कोविड की चुनौती बीच में ना आती, उसी नाव में सफर कर रहे होते जिस जिस तरीके से आपने कभी बचपन में भटकल लेक को देखा होगा, वैसी ही स्वरूप में आपको भटकल लेक मिलती। लेकिन हाँ, बीच में इन चुनौतियों के चलते केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, पूरी दुनिया के अंदर नौकरियां चली गई थी, पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा हाहाकार मचा था। उसके बावजूद अगर इस गति के साथ ये काम हुआ है तो उसका सारा का सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है। SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। अगर हम बात करें नगर निगम चुनावों को लेकर, तो नगर निगम चुनावों को लेकर क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा या लोकसभा चुनावों से पहले नगर निगम के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा चुनावों के बाद नगर निगम के चुनाव होंगे और जो उम्मीदवार हैं वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। देखिए ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इसमें वार्डबंदी हो रही है, प्रशासनिक अमला कितनी जल्दी वार्डबंदी करता है, किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जॉब है। और मुझे लगता है वो अपने आप में एक बॉडी है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी ना ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हरियाणा में जैसे भाजपा जसपा सरकार को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं, हालांकि जसपा को एनडीए की बैठक में बुलाया गया, तो क्या उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे जसपा और हरियाणा अपना बीजेपी के मिलकर होंगे या अलग अलग होंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए स्टेट लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप निर्धारित करती है कि किस तरीके से हमारे गठबंधन रहने वाले हैं, कैसा उसका स्वरूप होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आज तो आप देखेंगे तो देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, अब तो मैं दुनिया भी बोल दूंगा तो कोई कम नहीं होगा, लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता डायरेक्ट कनेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रखती है। और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में वो जनता ने मैंडेट तो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना है। इन परिस्थितियों में किस तरीके का आगे जाकर के माहौल बनता है, ये उन्हीं को निर्धारित करना है। वो जिस भी रूप में निर्धारित करेंगे गठबंधन को, उसी रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है दिस वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि ये निर्णय फाइनली स्टेट और नेशनल लीडरशिप पे है। राजीव जेटली जी, अगर हम बात करें हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, किन एजेंडे को लेकर, किन मुद्दों को लेकर तीसरी बार मनोहर सरकार अपना एजेंडा लेके आएगी और सरकार बनाने की तैयारी करेगी? हम अपने काम गिनवाते चले जाएंगे। एक बात को ध्यान दीजिएगा, इस प्रदेश की जनता कि मैं थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात में, मैं थोड़ा एम्फसाइज करूंगा इस बात पे। इस जिले में फरीदाबाद, किसी भी जिले में आप रोहतक लीजिए, सोनीपत लीजिए, सिरसा तक जाइए, करमन बॉर्डर तक जाइए, इधर से उधर जाइए, एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, एक शिकायत होती थी कि एक माफियाओं का, गुंडों का बोलबाला है और आम आदमी की सुनवाई नहीं है। डर का माहौल होता था, भय का माहौल होता था। और हमेशा जब उन माफियाओं, गुंडों के बारे में चर्चा होती थी, खुले तौर पे आप जानते हैं नवीन जी, ये कहा जाता था ये उनका आदमी है, ये उनका आदमी है। गली कूचों में कब्जे, सड़क, घरों के अंदर घुस जाना, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया था इस प्रदेश में। सट्टे के अंदर, नशे के अंदर उनको समर्थन देना,
लोगों के मकान कब्जा लेना, ये माहौल था कि नहीं था बताइए? उस माहौल को आते ही 1 साल के अंदर कैसे परिवर्तित किया। आज कोई भी व्यक्ति सिर उठा करके अपने अधिकार के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है, किसी भी थाने में जा सकता है और उसे मालूम है ये सरकार मेरे साथ खड़ी है, मुझे कमजोर नहीं होने देगी। यहाँ शब्द चलता था कमजोर, अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जातियों के आधार पर लोगों को ये कहा जाता था कि ये तो कमजोर लोग हैं। और प्रशासनिक अमले के ऊपर भी दबाव होता था, पुलिस पर भी दबाव होता था कि उन गुंडे मावालियों की वजहों से, उन माफियाओं की वजहों से आप इनके केस दर्ज नहीं करेंगे। उनके पक्ष में पुलिस खड़ी होती थी, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहता था। वो सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई, सारी व्यवस्थाएं। और मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे उनको एहसास होगा, जिन लोगों के साथ गुजरी है उनको एहसास होगा। मेरे घरों के साथ, मेरी गली मोहल्ले में, मेरी जगहों पे, मेरे गांव के अंदर किस तरीके के अत्याचार मेरे ऊपर होते थे। अगर आज उसके ऊपर ब्रेक लगाया तो किसने लगाया? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। इसीलिए कहा था मार्केटिंग में पीछे रह गए हम, कहीं ना कहीं प्रचार में पीछे रह गए हम, कम नहीं कर हम शायद कई बार एहसास नहीं करा पाते क्योंकि हम काम करते चले जाते हैं। और यही मनोहर लाल जी क्योंकि काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, इसलिए जब वक्त आएगा और ये बताया जाएगा तो लोगों को खुद एहसास होगा और बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से इस प्रदेश की जनता मनोहर लाल जी को अपना मैंडेट देगी। हाल ही में देखने में आया है कि भाजपा ने पूरे संगठन को अपने प्रचार में लगाया हुआ है कि देश में 9 साल जो है विकास के नाम पर मोदी जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या क्या दिया है, मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने। क्या उद्देश्य है इस पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं, शहर की जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, अलग अलग तरह से मीटिंगें आयोजित की जा रही हैं? ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये मुझे लगता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम प्रचार में कहीं ना कहीं विफल रह गए। और प्रचार सबसे बेहतर अगर किसी भी राजनीतिक ये भी तो एक तरीके से प्रचार ही, मैं वही बोल रहा जी। हूँ, हम विफल रह गए, लेकिन प्रचार सबसे बेहतर अगर कोई कर सकता है तो वो एक संगठन कर सकता है, कार्यकर्ता कर सकता है। क्योंकि कार्यकर्ता हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। कोई कार्यकर्ता नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई मल्टीनेशनल में काम करता है, कोई सरकारी तंत्र में काम करता है, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होता है, कोई महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है, कोई बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। जब ये सभी लोग अपने अपनी योजनाओं के द्वारा किए गए कार्य और उन लाभार्थियों की डिटेल उनके बीच में जाकर के रखेंगे तो एहसास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अगर कोई सच्चाई बोली जाएगी और वो प्रचार का रूप ले लेगी तो नो डाउट वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। हम सच्चाई बोलने के लिए अपने कार्डर को यूज करते हैं। सच्चाई बोलने के लिए हम कहते हैं कि कम से कम एहसास करवाइए इस देश के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या किया है। और मैं फिर से बोलूंगा, चुनौती है, चुनौती मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक वो बाहर निकल के नहीं आते हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो उनके से जुड़े हुए चंद लोग जो उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो अपनी लीडरशिप कायम करना चाहते हैं, कोई तो निकले आए, बताए तो सही कि हमारी सरकार और आपकी सरकार इस चुनौती को जो स्वीकार करने के लिए तैयार है वो बाहर निकले। पिछले कुछ दिनों से मामला चल रहा है, सुहेल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कल इस मामले में पूरे मेवात के लोगों ने बीके हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन दिया हुआ था। आफ्ताब अहमद जो विपक्ष के उपनेता हैं वो भी मौके पर आए हुए थे। उसमें आखिरकार आप किसका दोष मानते हैं? पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करा, पुलिस के अधिकारियों ने। उन अधिकारियों पे जो पुलिस के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ समय पहले भी इस तरह के 3-4 मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो इसमें पुलिस व्यवस्था को आप कहाँ तक मानते हैं कि वो विफल हुई है? देखिए, मेरे पास बहुत जानकारी इस मामले में नहीं है। मैंने कल ही देखा और आज मैंने सुबह एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ा। उस न्यूज़पेपर के हिसाब से तो ये बताया गया कि साइबर क्राइम को लेकर के किसी को डिटेन किया गया और उनको रिमांड पे लिया गया। और उस न्यूज़पेपर में जो कोट किया गया उसमें ये बताया गया कि रिमांड में लिया गया, उसकी तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब थी तो उसको अस्पताल भी लेकर जाया गया। 2 बार उसको अस्पताल लेकर के जाया गया। अब क्योंकि अलग परिस्थितियों में अगर किसी की मौत हो गई और उनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस के इस बर्ताव से इस तरीके का बात हुई है, तो पुलिस ने भी कहा कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन इसको आधार बना करके ऐसा नहीं है कि हम जो क्रिमिनल हैं उनको छोड़ देंगे। जो भी लोग क्राइम में जुड़े हुए हैं, साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, आप मेवात के अंदर देखिए, अभी जल्द आपको एक बड़ी स्टोरी भी मिलेगी कि मेवात में किस स्तर पर जाकर के मनोहर लाल जी के निर्देश पर
कैसे साइबर क्राइम का सफाया किया गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेवात में देखा जाए तो मेवात में पुलिस जाने से डरती थी, मिनी पाकिस्तान मेवात को कहा जाता था। पिछले दिनों भी एक भारी संख्या में पुलिस की टीम ने वहां पर रेड मारी थी और काफी संख्या में युवकों को वहां से उठाया था, साइबर क्राइम जो करते थे। मैंने आपको बताया कि अभी थोड़े दिनों में आपको कुछ कहीं और भी देखने को मिलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनोहर लाल जी की इस बात के लिए तारीफ हो रही है। बड़ी बड़ी विदेशों की एजेंसियां जिस काम को नहीं कर पाई, उस काम को आपने खुद कोट किया। जहां पुलिस जाने से डरती थी, जी, वहां पर इतने बड़े लेवल पर एक कार्रवाई होती है, किसी को खाना कौन खबर नहीं होती है, और पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना, जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने करके दिखाया। और इस बात के लिए आज पुलिस भी हैरान होती है, इतना गुप्त ऑपरेशन हो कैसे गया। सैकड़ों में नहीं, हजारों की संख्या में पुलिस वाले पहुंचे और किसी को कानो खान खबर दी नहीं थी कि हम करने क्या जा रहे हैं वहां पे। ऐसा इतिहास में इस देश में नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जब पुलिस लेवल पे इस तरीके की कार्रवाई हो कि आपस में पुलिस भी जानकारी नहीं रखती है कि मुझे बुलाया किस बात के लिए जा रहे हैं। तो ये जो कदम हमने उठा करके दिखाया, वो कदम भी बहुत जल्द आपको एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो अंत में जैसे से हम बात करेंगे, फिर एक बार आते हैं क्योंकि आप फरीदाबाद से जुड़े हुए नेता हैं। फरीदाबाद आप हालांकि आप आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और मीडिया प्रभारी भी बने हैं, मीडिया एडवाइजर सीएम साहब के। आपका एक सपना जैसे कि नेता का होता है कि बढ़कर लोकसभा विधानसभा से चुनाव लड़ने का या मेयर का चुनाव लड़ने का था, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऊपर वाले हमारे हर निर्णय ऊपर वाला लेता है। ऊपर वाले से मतलब हमारी लीडरशिप। मैं जहां बैठा था, मैंने तो इच्छा पूछी है खाली। मैं जहां बैठा हूं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, वो भी ऊपर वालों का निर्णय था। मैं मुख्यमंत्री जी का मीडिया एडवाइजर बना हूं, ये भी मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी मुझे विधायक सोचेंगे तो मेरे को विधायक बनाएंगे, कुछ और सोचेंगे तो कुछ और बनाएंगे। स्टेट की लीडरशिप जो भी मेरे बारे में निर्धारित करेगी, मैं वो काम करूंगा। ये अब उनके ऊपर है। हाँ, कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। आम जनता की सेवा ये पहला दायित्व है, क्योंकि हम राजनीति में हैं। और आज अगर हम किसी पद पर बैठे हैं तो पॉलिटिकल वजहों से बैठे हैं। हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, हम यूपीएससी पास करके नहीं गए हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। पॉलिटिकल लोगों को जनता के बीच में रहना, ये उसका प्रथम दायित्व होना चाहिए। वो हम ईमानदारी से निभाते रहेंगे। मेरा क्वेश्चन था कि आपका सपना फरीदाबाद का मेयर बनने का है या बड़कल विधानसभा से चुनाव लड़ने का है, तय तो संगठन करेगा। मान ली बार आप, पर एक आदमी की अपनी भी उम्मीद होती है कि मेरे को विधायक बनना है, मेयर बनना है या एमपी बनना है। हालांकि आप आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकर एक सीट होती है, तो चुनाव हुआ प्रतिनिधि मानना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करेंगे, जो निर्धारित होगा, जो पार्टी देगी उसे सहजता के साथ स्वीकार किया जाएगा। पार्टी को अगर लगेगा हम इस लायक हैं तो इसके लिए भी आगे लेकर के आएगी। नहीं लगेगा, किसी और क्षेत्र के अंदर भेजना चाहती है तो हम उसके अंदर भी जाएंगे। मैंने फिर से बोला, जनता के साथ कनेक्ट नहीं तोड़ना है। जनता के साथ कनेक्ट रहेगा, जनता की सेवा करनी है। जनता निर्धारित करेगी और लीडरशिप निर्धारित करेगी। जनता मांग करेगी और लीडरशिप निर्धारित करेगी। मौका मिलेगा तो नेचुरली, बिना मौके के तो कोई कुछ भी नहीं बन सकता है। देखिए, आज इस बात को से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आज हमारी सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप के ऑरा की वजह से हम सब लोग जीत करके आते हैं। फिर उसके बाद हमारे कर्म होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो हम अपना कर्म करेंगे। हमारी स्टेट लीडरशिप मजबूत है, हमारी सेंट्रल लीडरशिप बहुत मजबूत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। जब वो लोग मजबूत है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो एक बात बोली जाती है कि आप कार्यकर्ता बन के रहिए, हम निर्धारित करेंगे आपको कब क्या बनाना है। तो पिछली बार जैसे 75 का नारा रखा था, तो इस बार नारा क्या होगा? इस बार कोई राजनीतिक पार्टी हमारे सामने नहीं खड़ी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं। इसमें तो पहले थी कोई भी राजनीतिक, क्योंकि देखिए पिछली बार एक बात जरूर आई थी कि कांग्रेस की सरकार गई थी, हमारा पहला टेन्योर गया था। पहले टेन्योर के बाद लोगों को बलगलाया गया, भड़काया गया। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोली, जो अपने आप को आज दबा हुआ मान रहे थे, बिलों में छुपे बैठे थे, उनको आश्वासन दिया गया पूरा जोर लगाइए, अगर आपकी सरकार आएगी। कांग्रेस ने बोला आपकी सरकार, आपकी मतलब आप लोगों की सरकार आएगी। आपकी सरकार तो केजरीवाल सरकार हो गई। नहीं, केजरीवाल तो गिनती में ही नहीं है, मैं उनकी तो बात चर्चा भी नहीं करना चाहता। जी। जब कांग्रेस को बोला गया, अपने उन लोगों को बोला गया
जिन लोगों ने अपनी बिलों में जगह बना रखी है उन्हें बोला गया बिलों से बाहर निकलना है तो जोर लगाइए, और अगर हम जीत करके आते हैं तो वापस आपको वैसा ही माहौल मिलेगा, जाइए किसी के साथ किसी के ऊपर भी अत्याचार करिए, कोई पुलिस वाला आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। तो उन लोगों ने पूरा जोर लगाया, उन लोगों ने अब आगे निकल करके दुष्प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुए। और इस बार तो वो मुझे लगता है जो बिलों वाले लोग हैं उन्हें एहसास हो चुका है, मनोहर तो लाल बिलों जी में ही रहेंगे वो। बिलों में रहेंगे, मनोहर लाल जी के सामने खड़े होने की किसी की हैसियत नहीं। थैंक यू जेटली साहब। तो देखा, ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात करी, और हाल ही में इन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर का मीडिया एडवाइजर बना गया है। फरीदाबाद की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, बड़कल विधानसभा क्षेत्र से, जैसे कि शहर में चर्चा है, विधायक बनने का इनका अपना एक सपना भी था, जैसा कि लोगों में चर्चा है। अब जैसा कि हमारे जेटली साहब से बात करी कि जो संगठन चाहेगा वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़ने का हो या बड़कल विधानसभा से चुनाव लड़ने का हो। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छाप बनाए हुए है, वो भी अपने में मिसाल है। इसी तरह की और आप खबरों को जानने के लिए आप हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस खबर को ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके चाहने वालों के पास भी मेट्रो प्लस की खबरें लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद।